नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लैंडस्लाइड के टॉपिक को देखेंगे। इस क्लास के बाद आपको लैंडस्लाइड के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम डिटेल में पढ़ेंगे कि लैंडस्लाइड है क्या, उसके कारण क्या है, कैसे उसको रोका जा सकता है। और देखो, मॉनसूनी सीजन में लैंडस्लाइड की घटनाएं आम बात है कि भारी वर्षा होती है और उसके बाद लैंडस्लाइड होना स्टार्ट हो जाता है। और इस तरह की इमेजेस आप न्यूज़पेपर में देखते रहते हो कि जहां ये आपको लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। लेकिन ये है क्या, लैंडस्लाइड है क्या? अगर हम इस इमेज को देखें तो यहीं से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। देखो, ये एक पर्वतीय ढाल है और इस पर देखो ये मलबा इस तरह से प्रवाहित हो रहा है, उस पर मलबा इस तरह से फ्लो हो गया, तो इसी को हम लैंडस्लाइड कह देते हैं। तो अगर मैं इसको परिभाषा दूं, इसको शब्दों का रूप दूं, तो मैं कह सकता हूं पर्वतीय ढाल पर चट्टानों का या चट्टानी मलबे का या मिट्टी का प्रवाह होना ही लैंडस्लाइड है। लेकिन इसमें एक शब्द और हमें जोड़ना पड़ेगा, ग्रेविटी, गुरुत्वीय बल के प्रभाव में। इस तरह से जो मलबा ऐसे नीचे ढाल के सहारे आ रहा है, इसमें रोल होता है ग्रेविटी का। तो ग्रेविटी के प्रभाव में ये सारा मलबा इस ढाल पर प्रवाहित होता है, उसे ही कहते हैं लैंडस्लाइड। तो अगर मैं दोबारा से इस परिभाषा को बोल लूं तो मैं कह सकता हूं कि ढाल के सहारे पृथ्वीय बल के प्रभाव में, ग्रेविटी के प्रभाव में चट्टानों का, चट्टानों के टुकड़ों का, मृदा का, मलबे का प्रवाह होना ही लैंडस्लाइड है। देखो, एक चीज और इसमें देखने वाली है कि होता क्यों। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं यहां पर इस तरह से, अगर मान लो कि ये एक पर्वतीय ढाल है, इस तरह सारा हम हाथ से बना के देखेंगे, जितने भी इसमें डायग्राम होंगे, ये मान लो एक पर्वतीय ढाल है। इस पर कोई एक चट्टानी टुकड़ा यूं पड़ा है, ये एक चट्टान है, रॉक है। अब इस चट्टान पर दो तरह के बल कार्य करते हैं। तो एक बल तो वो होता है जो इसको नीचे की ओर खींचता है, यहां पर इसे कहते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है? देखो, आपने बॉल को ऊपर फेंका, गेंद को फेंकते हो तो वापस धरती पर नीचे आ जाती है। ये पेन है, मैं यहां से छोड़ दूं तो वापस नीचे आएगा, क्यों? ग्रेविटी है। उसी तरह ये चट्टान का टुकड़ा जो ऊपर ढाल पर है, तो इसको ग्रेविटी नीचे की ओर खींचेगी। ये एक प्रकृति का नियम है कि ग्रेविटी ने काम करना ही करना है। तो ग्रेविटी इसे नीचे खींच रही है, लेकिन ये जो चट्टान यहां पर थी, ये इस जो ढाल पर है, इसके साथ इसका घर्षण है, फ्रिक्शन है। वो फ्रिक्शन इसको ऐसे नीचे फिसलने नहीं देता। जैसे कभी आप कैरम खेल रहे होगे, कैरम जब हम खेलते हैं तो ऐसे मारते हैं, तो वो नीचे क्या होता है, कठोर सरफेस होती है, तो हम पाउडर को छिड़क लेते हैं उस पर। जब हम पाउडर को छिड़क लेते हैं तो फिर आराम से मूवमेंट होने लगता है। तो वो हमने किया क्या, हमने फ्रिक्शन को कम किया, घर्षण को कम किया। दो सरफेस के बीच जो घर्षण होता है, वो उसकी गति का विरोध करता है, उसको फिसलने नहीं देता। तो यहां पर भी देखो, ये जो चट्टान का टुकड़ा इस ढाल पर है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, घर्षण है। वो इसको ऐसे फ्लो नहीं करने देगा। इट मींस वो इसके विपरीत दिशा में यहां पर काम करेगा, या एंटी। तो यहां पर काम करता है फ्रिक्शन या घर्षण। तो ये दो बल हैं जो विपरीत दिशा में काम करते हैं। ग्रेविटी चाहता है कि वो ढाल के सहारे ये मलबा नीचे आने लगे, चट्टान नीचे आ जाए, और फ्रिक्शन चाहता है कि ये ऊपर की ओर रहे, ये नीचे की ओर फिसले नहीं। अब इन दोनों के बीच में एक रस्साकसी चलती रहती है। अब इसमें जब ग्रेविटी जीत जाएगा, तो ये जो चट्टान का टुकड़ा है, इस पर प्रवाहित होने लगेगा, इस पर गति करने लगेगा, और उसे ही हम कह देंगे लैंडस्लाइड। तो देखो, यहां पर ये फ्रिक्शन है, ग्रेविटी, अब होगा क्या? अब ग्रेविटी को बढ़ाएं और फ्रिक्शन कम हो, दो ही चीजें हो सकती है, या तो ग्रेविटी बढ़ जाए या फ्रिक्शन कम हो जाए, तो ये चट्टान का टुकड़ा इस पर बहने लगेगा। तो जब फ्रिक्शन कम हो जाता है और ग्रेविटी ज्यादा हो जाती है, जब ग्रेविटी ज्यादा हो जाती है फ्रिक्शन से, घर्षण से, तब ये चट्टान इस पर लुढ़कने लगेगी, या यूं को इस पर फिसलने लगेगी, लैंडस्लाइड की घटना हो जाएगी। ये कारण होता है कि जब मैंने अभी आपको परिभाषा में बताया था कि ग्रेविटी के प्रभाव में चट्टान का, चट्टानी मलबे का, मिट्टी का ढाल के सहारे जब प्रवाह होने लगता है, तो उसे ही हम कहते हैं लैंडस्लाइड। तो इसमें मेन रोल किसका है? इसमें ग्रेविटी का मेन रोल रहता है इसमें। लेकिन देखो, आप कारणों को रटते हो, और क्या क्या कारण हो सकते हैं। आप कहते हो कभी निर्वनीकरण हो गया, कभी भारी वर्षा हो गई, कभी अर्थक्वेक आ गया, इस वजह से लैंडस्लाइड होता है। लेकिन अगर मैं इसी डायग्राम पे समझाऊं, सारे फैक्टर यहीं पर क्लियर हो जाएंगे, आपको फैक्टर्स को रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसी डायग्राम से सब क्लियर हो जाएगा। जितने भी कारण हैं, उन दोनों में ये ग्रेविटी को बढ़ाना है और फ्रिक्शन को मुझे कम करना है। अब बारी बारी से हम देख लेंगे कि कौन कौन से कारण है। लेकिन एक शब्द और आपको ध्यान में रखना है
कि एक शब्द और होता है मास मूवमेंट और दूसरा होता है लैंडस्लाइड। हम दोनों को एक ही तरह से यूज करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। देखो एक शब्द आपने सुना होगा, अभी इसके कारणों पे आएंगे, पहले ये अंतर देख लें। एक होता है मास मूवमेंट, इसे बोलते हैं वृहद संचलन, और दूसरा शब्द है आपका लैंडस्लाइड। इन दोनों में अंतर होता है। देखो अभी जो तक मैं जो डेफिनेशन दे रहा था वो मैं दे रहा था मास मूवमेंट की, दोनों को, क्योंकि जीएस में सामान्य अध्ययन में आप दोनों को एक जैसा यूज कर सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा सा आप डेप्थ में जाओगे, डीप में जाओगे, तो इन दोनों में भी अंतर है। अगर मैं कहूं ढाल के सहारे चट्टानों का, चट्टानी मलबे का, रॉक का, रॉड डेब्रिस का और सॉइल का अगर फ्लो हो रहा है तो उसे मैं मास मूवमेंट कहूंगा। अगर स्लोप पर, अगर मैं यहां लिख दूं, अगर रॉक है, चट्टान है, रॉक डेब्रिस है, चट्टानों का कोई मलबा है, और सॉइल है, इन सब का अगर स्लोप पर अगर ये मूवमेंट हो रहा है या ये फ्लो कर रहा है या इसका जो मूवमेंट है, इसे हम कहते हैं मास मूवमेंट। लेकिन लैंडस्लाइड और इसमें क्या अंतर है? मास मूवमेंट के अंदर इस ढाल पर जितने भी तरह की गतियां हैं, इस ढाल पर जितने भी तरह का फ्लो है, सब शामिल होगा, चाहे वो बहुत धीमी गति से हो रहा है चाहे बहुत तेज हो रहा है। देखो यहां पर ये चट्टान के टुकड़ा है या कोई मिट्टी है या कोई क्या है, डेब्रिस है, वो अगर फ्लो कर रहा है तो वो बहुत धीमा भी हो सकता है, बहुत तेज भी हो सकता है। तो अगर यहां पर बहुत ही धीमे फ्लो से लेकर बहुत तेज वाले फ्लो को अगर हम काउंट कर ले मूवमेंट को, तो उसे हम कहते हैं मास मूवमेंट। देखो होता क्या है, कई बार ये जो गति हो रही है मलबे की बहुत धीमी होती है, 1 सेंटीमीटर 1 साल में। कई बार ये जो गति हो रही है नीचे की ओर जो मूवमेंट हो रहा है उसकी गति होती है 1 सेंटीमीटर 1 साल में, जो आप ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते नग्न आंखों से। उसको अनुभव करना पड़ता है, पोल टेढ़े हो जाते हैं, अगर कहीं पर बाढ़ लगी हुई है तो वो टेढ़ी हो जाती है। उससे हमें आइडिया होता है कि हाँ देखो यहां पर सॉइल धीरे धीरे मूव कर रही है। बहुत ही धीमा होता है और कुछ बहुत तेज होता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे लग रहा है कि सब लुढ़कता हुआ आ रहा है। कुछ इतनी स्पीड से भी होते हैं। तो जो अगर बहुत ही धीमे से लेकर बहुत तेज स्पीड वाले मूवमेंट को अगर मैं इंक्लूड कर लूं सभी को, तो उसे कहते हैं मास मूवमेंट। लेकिन अगर उसमें से सबसे धीमे मूवमेंट को मैं अलग कर दूं, जो सबसे स्लो होता है, जो मैं भी आपको बताया कि 1 साल में 1 सेंटीमीटर या कुछ मिलीमीटर जब होता है, उसको अगर मैं अलग कर दूं, तब हम उसे कहते हैं लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड के अंदर सबसे धीमे प्रवाह को अलग कर दिया जाता है, तब उसको कह देते हैं लैंडस्लाइड, अदरवाइज वो क्या कहलाएगा, मास मूवमेंट। और उस सबसे धीमे होने वाले मूवमेंट को कहते हैं क्रीप। अगर मैं कहूं कि सबसे जो धीमा मूवमेंट होता है उसे कहा जाता है क्रीप। ये होता है 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। 1 साल में इतना ही अर्थ का मूवमेंट होता है वहां पर, बहुत धीमा मूवमेंट है, इसको हटा देते हैं। तो अगर मैं यहां पर लैंडस्लाइड की परिभाषा लिख दूं तो ये क्या होगा, मास मूवमेंट माइनस क्रीप। ये सबसे धीमे प्रवाह को अगर आप इसमें से हटा दोगे तब वो क्या कहलाएगा, लैंडस्लाइड कराएगा। तो ज्योग्राफी में आपको इन दोनों के बीच का अंतर भी आना चाहिए कि लैंडस्लाइड क्या है और मास मूवमेंट क्या है, या कई बार इसको मास वेस्टिंग भी कह देते हैं। तो हिंदी में उसको वृहद संचलन या वृहद संचरण कहा जाता है। कुल मिला के बात क्लियर हुई कि ढाल के सहारे मुझे चट्टानों का, चट्टानी टुकड़ों का, मलबे का, मिट्टी का क्या प्रवाह करना है, फ्लो करना है, तो ही हम कह देंगे लैंड स्लाइड। सामान्य भाषा में यही है। लेकिन अगर टेक्निकल में जाओगे तो उसमें से आपको क्रीप को अलग करना पड़ेगा, बहुत धीमे प्रवाह को अलग करना पड़ेगा। अब आते हैं कि हम इसके कारण क्या है लैंडस्लाइड के। यहां तो हमने सिर्फ टेक्निकल देखा कि ग्रेविटी ज्यादा हो जा रही है, फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जा रहा है, लेकिन इस सब का कारण क्या है, देखो वन बाय वन मैं सब समझा दूंगा। देखो यहां पर आपको ये सब डायग्राम बनाने हैं, मैं आपको इनकी इमेजेस दिखाऊंगा रियल वाली भी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी इसको बनाए, एग्जाम में बनाना है, वहां पर मेरी दी हुई इमेज काम नहीं आएगी आपको, तो आपको भी मेरे साथ ये बनाना है, बनाओगे तभी सीखोगे। तो देखो यहां पर मैं कह रहा था कि यहां पर एक रॉक है और मैंने बताया था कि उस पर दो बल काम कर रहे हैं, एक काम कर रहा है ग्रेविटी का और दूसरा बल इस पर काम कर रहा है ऊपर की ओर, फ्रिक्शन। अब मैं कारण लिखना शुरू करता हूं। सबसे पहला कारण है स्लोप या ग्रेडियंट। जब ढाल बहुत ज्यादा हो जाता है तो लैंडस्लाइड होने लगता है। अब तब होगा क्या, देखो जब अगर ढाल ज्यादा होता है तो ग्रेविटी का मान बढ़ जाता है,
अगर स्लोप एंगल, ढाल का एंगल खड़ा ढाल हो जाएगा तो ग्रेविटी का मान बढ़ जाता है और जिससे लैंडस्लाइड हो जाएगा। ये चट्टाने अपने ढाल के सहारे लुढ़क जाएंगी या उसके सहारे फिसल जाएंगी। लेकिन हमें इसका भी डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो डायग्राम से आप बहुत अच्छे से समझोगे। यहां पर ये डायग्राम बनाया हमने, ये एक नॉर्मल ढाल था इस तरह से। देखो नॉर्मल पहले बना के दिखा रहा हूं कि ये एक नॉर्मल स्लोप था इस तरह से। लेकिन अब आपने क्या किया, इस पर आपने एक रोड का निर्माण किया। तो ये रहा आपका स्लोप और आप इस पर, यहाँ पर ये स्लोप था नॉर्मल वाला, आपने यहाँ इसको काट के यूं यहाँ पर एक इस जगह पे रोड का निर्माण कर लिया ये। अब आप देखो यहां पर जब आपने रोड का निर्माण किया तो ये वाला ढाल जो था ये कैसा हो गया, स्टीप हो गया, ये खड़ा ढाल हो गया। अब यहां पर ये जो चट्टान पूरा का पूरा स्लोप ही अनस्टेबल हो गया और ये यहां पर क्या होगा, लैंडस्लाइड की संभावना बढ़ जाएगी क्योंकि ग्रेविटी का मान अब बढ़ गया। देखो यहां पर मैंने क्या कहा था, ये रहा। अब क्या हुआ, हमने यहां पर अब आपने अगर स्लोप बढ़ाया तो ग्रेविटी का मान बढ़ गया। तो मैं यहां लिख सकता हूं स्लोप बढ़ा तो ग्रेविटी का मान बढ़ गया। अब ग्रेविटी का मान बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा, ग्रेविटी ज्यादा हो जाएगी फ्रिक्शन से, और अगर ये ग्रेविटी फ्रिक्शन से ज्यादा है तो आपका लैंडस्लाइड होना ही होना है। स्लोप का ये रोल है। तो मानवीय गतिविधियों से हो रहा है ये। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, देखो इस जगह पर इस तरह रोड का निर्माण कर रहे हैं। पहले हमने सिंगल रोड बनाई तो ये वाला अनस्टेबल हो गया। उसके बाद हमने कहा नहीं अभी हमारा ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है, हमें सड़क को और चौड़ा करना है, सड़क को और बढ़ाना है। तो हमने क्या किया, इसी स्लोप को फिर से चेंज किया। हमने यहां पर इसको यहां बढ़ा दिया। देखो यहां पर हमने फिलिंग कर दी इस जगह पर। जब इस जगह पर हम फिलिंग कर देंगे, अब यहां पर भी रोड बना दी तो रबड़ तो आपकी सॉरी रोड तो क्या होगी, डबल लेन हो गई। लेकिन आपने अब इस ढाल को भी क्या कर दिया, इसको भी स्टीप कर दिया, ये ढाल भी खड़ा हो गया। तो यहां से अब क्या होगा, ये भी खड़ा ढाल होने की वजह से इसका भी यहां पर भी ग्रेविटी का प्रभाव पड़ेगा, लैंडस्लाइड का खतरा और बढ़ जाएगा। दूसरा देखो यहां पर क्या होगा, अब जब आपने ये ढाल ऐसे खड़ा किया, पहले ये ढाल था तो यहां से जो पानी आ रहा था ये सरफेस पर भी इस तरह से बह रहा था, बरसात हो रही थी, और यहां पर भी जो पानी अंदर रिस रहा था यहां से, वो भी इस तरह से नीचे फ्लो कर जा रहा था, यहां नीचे तक आ जा रहा था। लेकिन अब क्या होगा, अब यहां से जो पानी अंदर सरफेस में रिसा हुआ ऐसे धीरे धीरे जाएगा यूं, और यहां पर उसको निकलने की अगर जगह नहीं मिली तो वो इस दीवार पर प्रेशर लगाएगा, और इस दीवार पर जब प्रेशर लगाएगा तो ये सारा का सारा एक टाइम पे ऐसे कोलैप्स कर सकता है। इसकी संभावना और ज्यादा बढ़ जाएगी आपकी लैंडस्लाइड की। तो मानव जनित गतिविधियों से ये प्रोसेस और तेज हो गया। तो ये एंथ्रोपोजेनिक रीजन है जिससे हम स्लोप को स्टीप कर देते हैं, उसको खड़ा कर देते हैं, जिससे ग्रेविटी का मान बढ़ जाता है और लैंडस्लाइड हो जाता है। इसका प्राकृतिक कारण भी है। देखो वहां पर नदियां हैं, देखो नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक रीजन दोनों आने चाहिए। वहां पर नदियां हैं, जैसे हिमालय क्षेत्र है तो हिमालय क्षेत्र में नदियां प्रवाहित हो रही हैं, तो नदियां अंडर कटिंग करती हैं। अंडर कटिंग का मतलब इसको भी मैं समझाता हूं। देखो अगर मान लो ये हमारा स्लोप था यूं तरह से, ये स्लोप है यहाँ, और यहाँ पर देखो इस जगह पे रिवर यूं फ्लो कर रही है, यहाँ पर रिवर थी यूं। तो थोड़ा और डीप बना लेते हैं, आपको समझ आसानी से आ जाएगा। ये मान लो कि यहाँ पर यूं रिवर थी, यूं इस तरह से बह रही, पानी यहाँ तक था। अब वर्षा ऋतु में पानी बढ़ जाएगा, बरसात होगी तो पानी ज्यादा होगा, तो ये पानी ऊपर तक फ्लो करेगा यहाँ तक, और वो यहाँ पर क्या करेगा, काटना स्टार्ट करेगा। तो इन जगहों पर वो ऐसे पानी लेटरल इरोजन करेगा, इस साइड में और इस साइड में, और यहाँ पर इस तरह से एक खोई अंदर की तरफ बना लेगा, इस तरह से अंदर खड्डा सा बना देगा। और अब आपका स्लोप क्या हो गया, यहाँ पर ये वाला स्लोप यहाँ से हट जाएगा, ये इस तरह से बन गया आपका। अब देखो ये पूरा का पूरा स्लोप क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। अब यहां से ये गिरेगा यूं, और यहां से भी ये सीधा यूं गिरेगा। तो प्राकृतिक रूप से नदियां इस प्रोसेस को बोलते हैं अंडर कटिंग। अगर थोड़ा सा बड़ा करके देखोगे तो ये इस तरह से बनेगा। देखो क्या, यहाँ पर मान लो रिवर यूं फ्लो कर रही है, पर यहाँ पर बह रही थी। अब जब बरसात आई तो रिवर ने अंडर कटिंग करना स्टार्ट किया, पर यहाँ पर अंडर कटिंग करेगी। रिवर ने यूं काटा और इधर से भी काटेगी रिवर, तो ये इस तरह से बन गया।
अब देखो ये पूरा का पूरा जो स्लोप था, ये यहाँ पर ये भी गिरेगा और यहाँ पर देखो ये भी स्लोप था, आगे नहीं है, अभी बिल्कुल अनस्टेबल हो गया। तो लैंडस्लाइड की घटनाएं क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो प्राकृतिक रूप से भी होता है। देखो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हिमालय क्षेत्र में और पश्चिमी घाट में लैंडस्लाइड के कारणों में अंतर कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए दोनों में। तो आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि हिमालय में बड़ी नदियां हैं, किस प्रकार से वो अंडर कटिंग करेंगी, वहां पर अवसादी चट्टाने हैं, वहां पर अंडर कटिंग ज्यादा होगी, बड़ी नदियां हैं, पानी की मात्रा ज्यादा है, ये सब के अंतर करना था, वहां सब ये काम आएगा। तो नेचुरल कारण भी है और मानव जनित कारण भी है। ये आपका जो था हमने अभी पढ़ा कि स्लोप में अगर आप चेंज करते हो तो भी लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ जाती हैं। तो पहला कारण ये हुआ। तो इसमें भी मैंने देखो ग्रेविटी, इसी डायग्राम से सब चलेगा। अब दूसरा देखो, दूसरा फैक्टर है रेनफॉल, रेनफॉल या वर्षा, या कई बार इसको आप हिमगलन भी कह देते हो। स्नो मेल्टिंग हो रही है पर्वतीय क्षेत्रों में, हिमगलन की वजह से भी ऐसा हो जाता है। अब इससे क्या होगा, तो अगर मान लो कि यहां पर आपका ये मलबा था, ये आपका स्लोप है इस तरह का, और यहां पर बहुत सारा मलबा पड़ा था, मलबा भी कह सकते हो और रॉक भी कह सकते हो, इस तरह से मलबा पड़ा था, और इस पर नीचे की ओर लग रही है ग्रेविटी और ऊपर की ओर लग रहा है इनका फ्रिक्शन। अब देखो, अब जब वर्षा का जल आएगा तो पानी इसके अंदर जाएगा, इस मलबे के अंदर, और जब पानी इसके अंदर जाएगा तो इसका मास बढ़ जाएगा। देखो पानी का मास, अब पानी इसके अंदर गया तो पानी जब इसके अंदर जाएगा तो इसका वेट बढ़ जाएगा मलबे का, और जैसे ही वेट बढ़ता है तो ग्रेविटी का मान बढ़ जाता है। जितना ज्यादा मास होगा ग्रेविटी का मान उतना ही ज्यादा होगा, उतना ज्यादा इसको नीचे खींचेगी, तो ग्रेविटी का मान बढ़ जाएगा पानी की वजह से। दूसरा देखो, पानी और ये जो सरफेस है, पानी जो होगा इस मलबे के अंदर, वो इस जो इसकी बेसमेंट रॉक है, ये जो ढाल है, इसके साथ और ऊपर के मलबे के बीच का जो फ्रिक्शन है उसको कम कर देगा। भाई दो सरफेस है, अगर इनके बीच में अगर कोई ऑयल लगा दें या कोई लुब्रिकेंट लगा दें तो इनके बीच ये फिसलना ज्यादा स्टार्ट कर देगा, तो फ्रिक्शन क्या हो गया, कम। तो जब पानी आया तो पानी ने क्या किया, इन दोनों सरफेस के बीच के फ्रिक्शन को कम कर दिया। क्यों? क्योंकि पानी एज ए लुब्रिकेंट काम करने लगता है। एज ए लुब्रिकेंट काम करेगा तो इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन कम हो गया, और इसके अंदर जब पानी ऐड हो गया तो ग्रेविटी का मान बढ़ गया। तो ग्रेविटी बढ़ गई वर्षा की वजह से और फ्रिक्शन कम हो गया। तो दोनों की लड़ाई में कौन जीता, फिर से ग्रेविटी जीत गई। ग्रेविटी बढ़ गई और फ्रिक्शन कम हो गया। उसका रीजन क्या, ग्रेविटी बढ़ने का रीजन क्या बताया कि यहां पर जो वाटर है उसका मास ऐड हो गया, वाटर का मास ऐड हो गया डेब्रिस में। फ्रिक्शन कम क्यों हो गया, क्योंकि वाटर ने एज ए फ्रीकेंट की तरह काम, घर्षण को कम कर दिया। दैट्स ये बात। तो वर्षा की वजह से भी हो रहा है। दूसरा हिमगलन, अगर हिम जमा है तो वो तो सरफेस के ऊपर है, लेकिन जैसे ही स्नो मेल्ट होगा तो वो पानी सारा का सारा सोइल के अंदर जाएगा, मलबे के अंदर जाएगा, हो जाएगा। तो वही काम फिर से ये करेगा कि उसका मास बढ़ाएगा, ग्रेविटी बढ़ जाएगी और फ्रिक्शन को कम कर देगा, ये भी लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ जाएंगी। ये नेचुरल कारण है। लेकिन देखो अब मानव जनित कारण क्या है, देखो मानसूनी सीजन में इसीलिए क्या हो रही है, इसीलिए हिमालय क्षेत्र में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं। बहुत ज्यादा बरसात हो रही है, बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। जब बहुत ज्यादा वर्षा होगी, कम समय में ज्यादा वर्षा हो जाएगी, तो वो ये पानी इसके अंदर ऐड हुआ, इसका मास बढ़ गया, फ्रिक्शन कम हो गया, बहना शुरू कर देगा। दूसरा, हमने पहले ही काम कर रखा है, हमने ढाल को बहुत ही ज्यादा स्टीप कर दिया है। हम वहां पर घरों का निर्माण कर रहे हैं, उसके लिए उस जगह को प्लेन कर रहे हैं, फिलिंग कर रहे हैं, ढाल खड़ा हो जा रहा है। रोड बना रहे हैं, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तरह तरह के इंफ्रा प्रोजेक्ट जो हम शुरू कर रहे हैं उसकी वजह से वहां का स्लोप क्या हो रहा है, खड़ा हो जा रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है। अभी सभी को धीरे धीरे देखते हैं एक एक करके, ये समझ में आया। लेकिन अब इसको हम जोड़े मानव जनित कारण से। मानव जनित कारण क्या होंगे, बरसात मानव कैसे बढ़ा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो एक्सट्रीम रेनफॉल है वो बढ़ रहा है, बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं, कम समय में ज्यादा रेनफॉल हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये स्नो मेल्टिंग बढ़ रही है। ये मेल्ट उन इलाकों में जहां हमेशा स्नो बना रहता था, जमा रहता था, वहां पर भी अब मेल्टिंग होनी स्टार्ट हो गई है। तो इन वजह से भी लैंडस्लाइड हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग को यहां पर भी जोड़ा जा सकता है। लास्ट में अलग से भी लिखा जा सकता है क्लाइमेट चेंज, लेकिन यहां पर भी आप साथ साथ समझोगे तो वहां समझना आसान हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा फैक्टर। अब आते हैं तीसरे फैक्टर की बात करते हैं कि तीसरा मेन फैक्टर कौन सा है।
तीसरा फैक्टर है संरचना है, वहां संरचना का अर्थ है चट्टानों की संरचना, रॉक स्ट्रक्चर, चट्टानों की संरचना। अब चट्टानों की संरचना के अंदर क्या शामिल है? चट्टानों की संरचना में उनका ओरिएंटेशन भी शामिल है कि चट्टानें ऊर्ध्वाधर हैं या क्षैतिज हैं। तो चट्टानें किस रूप में वहां पर उनका ओरिएंटेशन है, ये भी डिसाइड करता है कि लैंडस्लाइड होगा या नहीं। अब कैसे होगा उसको मैं डायग्राम से समझाता हूं। देखो, अगर मान लो इस तरह से हमारा ये एक स्लोप है, ये आपका यहां पर, अब हो सकता है कि यहां पर चट्टानें ऐसी हों, इस तरह से चट्टानें हों, तो हम इस तरह से बना दें, ये एक चट्टान है। अब दूसरे वाला इस तरह से हो, मान लो चट्टान यहां पर यूं हो, तो हम इस तरह से बना लें। चट्टान इस तरह से हो, तो हम अगर इस तरह की चट्टानें होंगी, इस तरह की चट्टानों में ये देखो, ये एक चट्टान है, ये दूसरी चट्टान है, और इन दोनों के बीच का ये जो प्लेन है, देखो ये वाला, यहां पर चट्टानों की संरचना बदल गई, ये इन दोनों चट्टानों को अलग करने वाला तल है, प्लेन है ये। और इसके बाद नीचे वाले में देखोगे तो यहां पर भी ये प्लेन है जो इनको अलग करता है, ये इस चट्टान को इस चट्टान से अलग करता है। तो जब बरसात होती है तो ये चट्टानें जो होंगी ये इस प्लेन के सहारे से खिसक जाएंगे, इनके स्लाइड होने की संभावना बढ़ जाती है। ये नेचुरल कारण है, जियोलॉजी ऐसी है यहाँ की। यहाँ पर चट्टानें इस रूप में, क्षैतिज रूप में है, तो ये चट्टानें इस जो प्लेन है, यही वीकनेस का, देखो ये पूरी की पूरी चट्टान है, ये तो कॉम्पैक्ट है अपने आप में, ये तो बहुत ही आपस में कसी हुई चट्टान है। लेकिन ये दूसरी चट्टान से जहां पर अलग हो रही है, उनके बीच का जो ज्वाइंट है, या यूं के जो प्लेन है, वो कमजोर है। तो वो जो वीकनेस वाला प्लेन है, उसके सहारे जब आप बरसात होगी तो उसके सहारे जो पानी जाएगा वो लुब्रिकेंट की तरह काम करेगा, और वो क्या करेगा, लुब्रिकेंट की तरह काम करेगा, तो फ्रिक्शन को कम कर देगा और चट्टाने उसके सहारे फिसलना शुरू कर देगी। और इसके साथ आपने मान लो एक काम और कर डाला, आपने यहां पर बना डाली एक रोड तरह से, तो अब आपका ये प्रोसेस और भी तेज हो जाएगा। ये लो, आपने यहां पर बना दी, अब बताओ यहां पर ये रोड है, अब यहां पर तो ढाल भी खड़ा हो गया, आपने स्लोप को स्टीप कर दिया, प्लस यहां पर ये प्लेन था, ये वीकनेस का प्लेन है। अब जब बरसात होगी, यहां से पानी यहां से प्रवेश करेगा तो लुब्रिकेंट की तरह काम करेगा, तो उसने यहां पर इस कमजोर प्लेन के सहारे अब ग्रेविटी का मान, यहां पर ग्रेविटी का मान बढ़ गया पहले तो, यहां से जब पानी किया तो यहां पर जहां लुब्रिकेंट की तरह काम करेगा, तो फ्रिक्शन का मान भी क्या हो गया, कम हो गया, और आपने क्या किया, यहां पर लैंडस्लाइड हो जाएगा। तो यहां पर लैंडस्लाइड होने की संभावना ज्यादा रहेगी। लेकिन इसके उल्टा भी एक स्थिति होती है कि अगर क्या हो, अगर लंबवत होती चट्टाने तो ये कंडीशन पैदा नहीं होती। अगर मैं यहां पर यूं बना दूं, अगर ये बन गया आपका, और अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल वे में बना देता हूं, लो इस तरह से, चट्टाने अगर ऐसी होती तो इसको स्लाइड होने की संभावना थोड़ी, यहां पर एक तरह की रॉक है, यहां पर दूसरी वाली है, यहां पर तीसरी, यहां पर चौथी। मान लिया हमने इस तरह से, पूरा मैंने इजी वे में बना दिया कि खड़ी ढाल बना दी। तो इस तरह में आपका क्या होगा कि वीकनेस का जॉइंट यूं है, यहां पर है वो प्लेन जो वीक वाला है, तो ये यहां पर यूं नहीं है ढाल के सारे, तो इसमें लैंडस्लाइड की संभावना थोड़ी सी कम रहती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि चट्टानों का ओरिएंटेशन कैसा है। मान लो कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो, देखो मान लो कि आप रोड बनाना चाहते हो, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा इसकी जियोलॉजी को। तो पहले वहां की जियोलॉजी को देखा जाए रोड बनाने से पहले, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाना है, या कोई आप यहाँ पर क्या बना रहे हो, यहाँ पर कहीं नया शहर बसा रहे हो, या कुछ कोई रेस्टोरेंट खोल रहे हो, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऊपर की जियोलॉजी कैसे है। तो आपके पास दो ही विकल्प हैं, या तो आप यहाँ ना बनाएं,
और अगर आप बनाते हैं तो फिर आपको करना पड़ेगा कि इस पूरे क्षेत्र की, इससे ऊपर की चट्टाने, इन सबको हटाना पड़ेगा यूं, तब आपका ये प्रोजेक्ट यहाँ पर कामयाब हो पाएगा, अदरवाइज ये कामयाबी नहीं होगा। कि कभी भी लैंडस्लाइड का खतरा यहाँ पर बना रहेगा और हमेशा आप डर के साए में रहोगे और बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि कभी भी वो फिसल सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए कहा जाता है कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से पहले वहां की जियोलॉजी का अध्ययन बहुत जरूरी होता है। तो ये भी आपको ध्यान में। इसके बाद देखो, अब चट्टानों की संरचना में एक तो हमने ये पढ़ लिया, दूसरी संरचना इसके अंदर क्या होती है कि चट्टाने हैं कैसी, अवसादी चट्टाने हैं, सेडिमेंट्री रॉक है, या आग्नेय चट्टाने हैं, इग्नियस रॉक। अगर अवसादी चट्टाने हैं, सेडिमेंट्री रॉक है, उनके बीच का जो आपस में जो बांधने वाला बॉन्ड है वो कम होता है, कमजोर होती हैं वो चट्टाने। तो कमजोर चट्टाने होंगी तो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा, आंतरिक जो प्रतिरोध होगा वो कम होगा। अगर मान लो कि यहां पर, एक तो पहली बात ये, मान लो इस तरह से है, तो यहाँ पर अवसादी चट्टाने हैं, तो एक तो इनकी सरफेस पर मलबा ज्यादा होगा, यहाँ पर अवसादी चट्टानों का अपक्षय वेदरिंग जल्दी होगी, तो इस पर पूरे के पूरे ढाल पर मलबा ज्यादा होगा। अगर डेप्रिस ज्यादा होगा तो संभावना लैंडस्लाइड की ज्यादा रहेगी, पहली बात। दूसरा, अगर ये यहाँ पर अवसादी चट्टान के टुकड़े हैं तो इनका जो अवसादी चट्टान होती है उनका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस कम हुआ तो इट मींस क्या, वो जल्दी से ढाल पर फ्लो करने लगती है। आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। जो आग्नेय चट्टानें होती हैं वो कॉम्पैक्ट होती हैं, वो कॉम्पैक्ट होने की वजह से उनका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए उनमें लैंडस्लाइड की जो प्रवृत्ति है वो अवसादी चट्टानों की तुलना में कम पाई जाती है। इसीलिए हिमालय के क्षेत्र में लैंडस्लाइड की संभावना ज्यादा है वेस्टर्न घाट की तुलना में। वहां पर इग्नियस रॉक है, यहाँ पर कैसी है, अवसादी चट्टानें हैं। तो यहाँ पर ढालों पर मलबा भी ज्यादा मिलता है और अवसादी चट्टानों का इंटरनल रेजिस्टेंस भी कम होता है, इसलिए वहां पर लैंडस्लाइड की संभावना बढ़ जाती है। ये भी आपको ध्यान में, ये भी आपका एक टॉपिक हो गया। इसके बाद देखो, तो यूं भी लिख सकते हो अवसादी को, ये असंगठित चट्टाने होती है ना, असंगठित चट्टाने होती है, कॉम्पैक्ट नहीं होती हैं, और इसलिए इनका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कम होता है, आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, इसलिए इनकी लैंडस्लाइड की संभावना बढ़ जाती है, और आग्नेय चट्टानों का ज्यादा होता है। ये आपको ध्यान में रखना। ये बात क्लियर हुई। इसके बाद देखो, ये जो है नेचुरल फैक्टर है जो, और मैनमेड है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। एक और याद रखना है, इसके साथ साथ एक रह गया था, उच्चावच, रिलीफ। देखो ये उच्चावच क्या होता है, देखो मान लो कि ये कोई क्षेत्र है, मान लो कि ये कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये मान लो पर्वतीय क्षेत्र है, यूं यहाँ पर ये, तो ये मान लो आपकी वैली है, ये है घाटी है, और ये आपका शीर्ष हो गया, पर्वतीय शिखर हो गया। इन दोनों के जो बीच का जो अंतर होता है इसे बोलते हैं उच्चावच या रिलीफ। तो ये जो है इसको ध्यान में रखना है कि ये जितना ज्यादा होगा उतना ही लैंडस्लाइड की संभावना ज्यादा होती है। देखो कैसे, अगर मान लो कि ये है, अब ये यहां से ऊंचाई इसकी ज्यादा है, तो यहां से लेकर देखो इतनी दूर तक आपको कितना लंबा स्लोप है, ढाल है, ये पूरा का पूरा लेंथ जो है, इसकी लंबाई जो है, लंबाई है ढाल की, वो बढ़ गई। तो लंबाई जब ढाल की बढ़ जाएगी तो थोड़ा स्लोप भी बढ़ जाएगा, दूसरा स्लोप बढ़ेगा तो ग्रेविटी बढ़ेगी, दूसरा लेंथ बढ़ने की वजह से मान लो कि यहां पर चट्टानी टुकड़े थे, और अगर उन्होंने एक बार यहां से मोमेंटम पकड़ा तो उसके बाद वो मोमेंटम जल्दी पकड़ जाएंगे, क्योंकि ढाल बहुत लंबा है, तो लगातार नीचे लुढ़कते हुए आएंगे। और दूसरा, जब ये आएंगे तो यहां पर भी कोई और मलबा पड़ा है तो ये उसके साथ टकराएंगे और उसको भी अपने साथ ही मूवमेंट कराने लगा देंगे। तो जब इस तरह से लंबे ढाल होते हैं, रिलीफ ज्यादा होता है, तो एक तो ग्रेविटी का मान थोड़ा बढ़ जाता है, दूसरा वहां पर जो मलबा होता है वो मोमेंटम जल्दी पकड़ लेता है, तो मोमेंटम पकड़ने के लिए लेंथ मिल जाती है। जैसे आप गाड़ी को धक्का लगाते हैं कभी, तो जब आप गाड़ी को धक्का लगाते हैं तो मान लो आपने थोड़ी दूर धक्का लगाया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, बंद हो जाए तो। लेकिन अगर लंबी दूरी तक ऐसे ढलान है तो कुछ दूर तक अगर आप जब उसको धक्का लगाते हो तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि तब तक वो मोमेंटम पकड़ जाती है। तो थोड़ा सा भी धक्का लगाओगे तो वो चलती जाती है, लेकिन शुरू में धक्का लगाने में उसको जोर आता है। आप धक्का लगाते हो, थोड़ी दूर तक ले जाते हो, फिर थोड़ा सा वो मोमेंटम पकड़ जाती है, फिर तो थोड़ा थोड़ा भी धक्का लगाओगे तो वो आगे बढ़ती जाती है, क्यों, क्योंकि उसने मोमेंटम पकड़ लिया।
यहाँ पर भी वही केस है कि यहाँ पर अगर ढाल छोटा होता तो वो मोमेंटम नहीं पकड़ता, लेकिन ढाल लंबा होने की वजह से जब वो लुढ़कना शुरू करता है तो उसका क्या हो जाता है, मोमेंटम पकड़ जाता है, और ग्रेविटी का मान तो ऑलरेडी ज्यादा है ही। इस वजह से जहां पर रिलीफ ज्यादा होता है, उच्चावच ज्यादा होता है, वहां पर लैंडस्लाइड की घटना भी ज्यादा होती है। जैसे हिमालय क्षेत्र में ढाल बहुत ऊंचे हैं, उच्चावच बहुत ज्यादा है, तो वहां पर कोई भी मलबा होगा तो वो मोमेंटम पकड़ जाता है, इसलिए वहां पर लैंडस्लाइड की घटनाएं भी ज्यादा होती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, इन्हीं इन्हीं लाइंस पर आपको काम करना है। ये मेजर फैक्टर है। इसके बाद देखो बहुत सारे और मानव जनित कारण भी हैं। इसके बाद निर्वनीकरण, डिफोरेस्टेशन, निर्वनीकरण। अब क्या हुआ, ये मान लो आपका पूरा का पूरा एक स्लोप था इस तरह से, अब इस पर लगे हुए थे पेड़, यहाँ पर, तो अब अगर इस पर वृक्ष रहेंगे तो वो इस पूरी की पूरी मिट्टी को अच्छे से पकड़े रखेंगे, तो वो इस मृदा को संगठित बनाए रखते हैं, कॉम्पैक्ट बनाए रखते हैं। लेकिन अगर आपने इन पेड़ों को हटा दिया तो इस ढाल पर एक तो पानी की स्पीड बढ़ जाएगी, तो इरोजन बढ़ जाता है, तो इससे वो मोमेंटम पकड़ जाता है मलबा, और ये तुरंत यहां पर नीचे आ जाता है। तो डिफोरेस्टेशन की वजह से जो कॉम्पैक्ट जो सॉइल थी वो अब कॉम्पैक्ट नहीं रहती है, इस वजह से ये असंगठित मृदा है, तो उसमें लैंडस्लाइड की संभावना बढ़ जाती है। तो ये भी निर्वनीकरण भी एक प्रमुख कारण है इसके अंदर, निर्वनीकरण को भी ध्यान में रखना है, डिफोरेस्टेशन। इसके अलावा देखो और बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे वहां पर प्राकृतिक रूप से भूकंप आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो भूकंप में क्या होगा, पूरा इस तरह से चट्टाने हिलने लगती हैं। जब चट्टाने हिलने लगेंगी तो उनका आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा और वो ढाल के सारे प्रवाहित होने लगती हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भूकंप की वजह से, देखो मेन फैक्टर वही थे, ये ट्रिगर्स हैं। ढाल पर मलबा होना चाहिए, ढाल तीव्र होता है, वहां पर वन नहीं है, उनकी संरचना किस तरह की है, वो सारे कारकों के बाद ये जो है ये ट्रिगर की तरह काम करते हैं। तो अगर वहां पर भूकंप आया तो वो मलबा उसके सहारे बहने लगेगा, ये भी एक कारण है। इसके बाद माइनिंग, माइनिंग की जाती है वहां पर, तो माइनिंग में बहुत बड़े बड़े विस्फोट किए जाते हैं। हम सड़कों का निर्माण करते हैं तो वहां पर भी विस्फोट करते रहते हैं, टनल्स बना रहे हैं तो भी हम कर रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वहां भी हम ये सब कर रहे हैं। तो चट्टानों को तोड़ने के लिए, माइनिंग करने के लिए हम वहां पर लगातार विस्फोट कर रहे हैं, जिससे चट्टानों का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कमजोर हो जाता है। वैसे हिलने हिलती हैं तो उनके बीच का जो बॉन्ड है वो कमजोर हो जाता है। तो जब कमजोर हो जाएंगी चट्टाने तो ग्रेविटी उन पर काम कर ही रही है, तो फ्रिक्शन या उनका जो रेजिस्टेंस है वो कमजोर हो जाता है, तो और लैंडस्लाइड होने ये कारण है। इसके बाद आप और भी कारण देख सकते हो, जो नया कारण है वो यही है, क्लाइमेट चेंज, जो हम पहले देख चुके हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण वर्षा की तीव्रता बहुत बढ़ गई है, कम समय में बहुत ज्यादा वर्षा हो जा रही है, बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, इस वजह से भी लैंडस्लाइड बढ़ रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है कि लैंडस्लाइड के कौन कौन से कारण है। तो पहला मैंने बताया स्लोप, दूसरा मैंने बताया वर्षा या स्नो मेल्टिंग जो हो रही है वो, तीसरा वहां की चट्टानी संरचना भी प्रभावित करती है, चौथा वहां का उच्चावच भी प्रभावित करता है। उसके बाद माइनिंग हो गया, अर्थक्वेक हो गया, आपका डिफोरेस्टेशन हो गया और क्लाइमेट चेंज हो गया। इतने फैक्टर मोर देन इनफ है अगर आप आंसर में लिख दोगे, और यही सब आपको पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं हिमालय की। अब वहां पर हो क्या रहा है, वहां पर ये सभी काम हो रहे हैं, वहां पर निर्वनीकरण हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से बादल फट रहे हैं, वर्षा की तीव्रता बढ़ गई है, ये भी हो रहा है। इसके अलावा वहां पर हिमालय क्षेत्र में भूकंप आते रहते हैं जिसकी वजह से चट्टानें कमजोर हो रही हैं, तो ये भी हो रहा है। माइनिंग भी वहां पर हो रही है। इसके सिवा देखो वहां की चट्टानी संरचना की उच्चावच वहां पर ज्यादा है ही है। इसके बाद वहां की जो चट्टानें हैं वो अवसादी हैं, संगठित असंगठित चट्टानें हैं, तो आंतरिक प्रतिरोध उनका कम है, ये भी वहां पर देखने को मिलता है। इसके बाद ये वाला है चट्टाने वहां पर कहीं पर क्षैतिज होगी, कहीं वर्टिकल होगा, ये अपना लोकल डिपेंड करेगा कि आपने कहाँ प्रोजेक्ट लगाया है। इसके अलावा यहाँ पर रेनफॉल मैंने भी बताया कि ये बढ़ रहा है, हिमगलन वहां पर हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इसके बाद ग्रेडियंट है, ये हम बढ़ा ही रहे हैं, हम वहां पर अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, हम वहां पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हम वहां पर इंफ्रा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उन सब की वजह से ग्रेडियंट बढ़ ही रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो। इन्हीं लाइंस पर आपको लिखना है, और यही क्वेश्चन था कि हिमालय में और वेस्टर्न घाट में लैंडस्लाइड के कारणों में अंतर लिखिए, ये आ रहा है तो आप लिख दोगे।
इन लाइंस पर लिखना है, तो अंतर करते जाओ, हिमालय में ये कारण है, वेस्टर्न घाट में ये है, हिमालय में वे है, जाएगा। लेकिन आपको कारक आने, अब मैं दिखाता हूं आपको डायग्राम जो आपको दिखाया जाता है इस तरह से, तो ये काम नहीं आएंगे, ये बस समझने के लिए है, थोड़ा समझना इजी हो जाता है, अदरवाइज आपको बनाने वही है। देखो यहाँ पर ये पूरा का पूरा आपका क्या था, एक स्लोप था। अब इस पर देखो आपने क्या किया, यहाँ पर यही है, यहाँ पर आपने स्लोप को काटा, यहाँ पर घर बना दिया, यहाँ पर आपने कोई खेत बना लिया। इसके बाद आपने यहाँ पर फिलिंग की है, देखो ये वाला इलाका आपने फिलिंग किया होगा, ये जगह पर ये पूरा आपने फिल किया, और ये देखो यहाँ पर ये पूरा का पूरा स्लोप खड़ा हो गया, ये फिल करके, फिर यहाँ पर आपने वेजिटेशन को रिमूव कर दिया, तो देखो इसका वो जो कॉम्पैक्ट करती थी वो असंगठित होगी सॉइल, अब उसका लैंडस्लाइड होना बढ़ जाएगा। और फिर देखो यहाँ पर आपने रोड बनाया, तो यहाँ पर फिर आपने स्लोप को खड़ा कर दिया, तो यहाँ पर स्टीप स्लोप हो गया, तो आपका इससे क्या हो जाएगा, संभावना बढ़ जाएगी लैंडस्लाइड होने की, ये हमने अभी देखा था। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर वाली बात मैं कह रहा था, देखो यहाँ पर ये चट्टाने दिख रही होंगी आपको, इस जगह पर देखो ये एक प्लेन है, इससे ऊपर की चट्टान एक है, इसके बाद दूसरा प्लेन ये रहा, इसके बाद तीसरा प्लेन ये रहा, चौथा प्लेन ये रहा, पांचवा ये रहा, यूं तो क्षैतिज चट्टाने हैं यहाँ पर। अब जब ये क्षैतिज चट्टाने होंगी, तो ये यहाँ पर इधर आपने क्या किया, स्लोप को इस तरह से काट लिया, यहाँ पर ये स्लोप काट के आपने रोड को बना लिया, अब इसके सारे ये फिसल के यहाँ पर लैंडस्लाइड की घटना। लेकिन देखो इस साइड में, यहाँ पर इस साइड में अगर स्लोप के इस साइड में आओगे, तो यहाँ पर ये लंबवत है, यहाँ पर ये क्षैतिज नहीं है, इस साइड में यूं है, यहाँ पर ये खड़ी है, तो इस साइड संभावना नहीं रहेगी, इस साइड लैंडस्लाइड की संभावना ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर ये देखो इस जगह पर ये लगभग क्या है, कुछ एंगल पर है, लंबवत है इस तरह से, इस डायरेक्शन में, इधर वाली के लिए ये यूं फ्लो करेगा, क्योंकि स्लोप इस साइड में है, तो इधर पे लंबवत, लगभग लंबवत है, लेकिन इधर पर ये क्या है, लगभग क्षैतिज है, तो यहाँ पर लैंडस्लाइड की संभावना रहेगी, यहाँ नहीं रहेगी। अगर आपको रोड बनानी है तो इस साइड बना सकते हो, इस साइड खतरा ही खतरा है। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, देखो यहाँ पर दिखाया है कि इस पूरे के पूरे स्लोप को हटा दिया गया, यहाँ से देखो ऊपर का ये पूरा का पूरा हटा दिया और यहाँ पर रोड बनाया, तभी आप यहाँ पर लैंडस्लाइड से बच सकते हैं। तो ये इस तरह का बताया गया इसके अंदर, ये आपका था। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसको रोकने के क्या क्या उपाय हैं, कैसे इसको रोका जा सकता है, कैसे इससे बचा जा सकता है। पहले उसको देखेंगे, फिर टाइप्स पे आएंगे, इसके टाइप क्या है, क्योंकि अब एक कंटिन्यूटी बनी हुई है, तो जो हमने कारण पढ़े हैं उन्हीं को अगर रोक देंगे तो हम लैंडस्लाइड से बच सकते हैं, या उसको कुछ हद तक रोका जा सकता है। नेचुरल घटनाएं खत्म तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ हद तक हम उससे अपना बचाव कर सकते हैं। तो उसको उस पर आते हैं, ये भारत का मैप है लैंडस्लाइड प्रोन इलाकों का। देखो सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड किन क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में, यहाँ पर हिमालय क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में, यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट का पूरा क्षेत्र है जो, और यहाँ पर थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश का भी पार्ट है जहाँ पहाड़ियां हैं, वहां वाले इलाके भी क्या है, थोड़ा लैंडस्लाइड प्रोन है। बाकी सब जगह कहीं पर पर्वतीय क्षेत्र है नहीं, तो लैंडस्लाइड कहाँ होगा, तो मेनली यही है, हिमालय का क्षेत्र, नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र और इधर वेस्टर्न घाट का, और कुछ क्षेत्र ये आंध्र प्रदेश का, ये सारे के सारे क्या है, लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है जिसका ये मैप बनाया गया। इसके बाद देखो अब इसको रोका कैसे जाए, रोकने के इसके तरीके क्या है, प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है। तो हमने अगर मान लो पहले पढ़ा था स्लोप वाला, तो उसी को देख लेते हैं कि हमने अगर स्लोप को तेज बना दिया है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको रोकने के लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे। तो अगर हमने यहाँ पर देखो इस जगह पर ये स्लोप था, यहाँ पर स्लोप खड़ा करके यहाँ पर हमने रोड बनाई थी, तो हम यहाँ पर क्या बनेंगे, एक दीवार बना देंगे जिसे रिटेनिंग वॉल कहते हैं। ये इस तरह से अगर एक दीवार बन जाएगी यहाँ पर, तो अब जो पानी यहाँ पर ये बन गई इस तरह से, अब ये इसके जो पीछे यहाँ पर जो मलबा था उसको ये पीछे ऐसे कॉम्पैक्ट करके रखेगा, उसको ऐसे गिरने नहीं देगा, इस ढाल को ऐसे नीचे नहीं आने देगा। लेकिन खतरा तो फिर भी बना रहेगा कि जो पानी यहाँ से रिस्क के आएगा वो यहाँ पर प्रेशर लगाता रहेगा और इस पूरे के पूरे को ऐसे नीचे गिरा देगा। तो किया क्या जाए, इसके साथ साथ देखो यहाँ पर बनाया गया कि यहाँ पर छोटे छोटे क्या ड्रेनेज पाइप भी लगाए जाए, कि जो पानी यहाँ से आएगा वो धीरे धीरे क्या करे, इन पाइप्स के थ्रू निकल के आगे नीचे चला जाए, कि नेचुरल ड्रेनेज बना रहे। अदरवाइज ये पूरा इस पर ऐसे प्रेशर लगाता रहेगा और इस पूरे के पूरे स्लोप को डिस्टेबलाइज कर देगा, पूरा गिरा देगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, एक तो रिटेनिंग वॉल्स बनानी है, प्लस साथ में उसके अंदर ड्रेनेज सिस्टम का भी पूरा प्रावधान होना चाहिए कि पानी यहाँ रुके नहीं, इस दीवार के पीछे वो निकलता रहे। इसी तरह का काम वैसे स्लोप पर भी किया जा सकता है, कि जहां हमें लगता है कि यहाँ पर लैंडस्लाइड की संभावना ज्यादा रहती है, उन ढालों पर हम पानी को ज्यादा देर इकट्ठा होने ही ना दें, वहां पर ड्रेनेज की एक अच्छी सुविधा की जाए कि वहां से ड्रेनेज के थ्रू पानी को बाहर निकाल दिया जाए। उसको इस तरह से किया जा सकता है। देखो
अगर यहाँ पर ये देखो ये रहा डायग्राम, ये मान लो आपका स्लोप है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इस तरह की पाइप लगा सकते हो इस स्लोप पर कि जो पानी आए इन पाइप्स के जरिए, इस ड्रेनेज सिस्टम के जरिए बाहर निकल जाए, तो यहाँ पर पानी ज्यादा इकट्ठा नहीं होगा, तो इसका मास नहीं बढ़ेगा, फ्रिक्शन कम नहीं होगा, और ये स्लोप के पूरा का पूरा स्लोप पर प्रवाहित नहीं होगा। इसलिए हमें करना क्या है, ये इसका ड्रेनेज जिस स्लोप पर हमें लग रहा है, देखो कुछ कुछ हॉटस्पॉट है जहां पता है कि यहाँ लैंडस्लाइड होता ही होता है, तो उन प्रोन एरिया की पहले तो पहचान की जाए कि भाई ये जो इलाके हैं हॉटस्पॉट्स हैं जहां पर फ्रीक्वेंसी लैंडस्लाइड की ज्यादा है, तो वहां पर ये सब काम किया जा सकता है, रिटेनिंग वॉल बनाई जा सकती है, वहां पर जो स्लोप है उसके ड्रेनेज को बेहतर किया जा सकता है। ये दो काम तो आपको करने ही करने हैं। तीसरा काम हम ये भी कर सकते हैं कि वहां पर डिफोरेस्टेशन किया जाए, एफोरेस्टेशन किया जाए, क्योंकि डिफोरेस्टेशन की वजह से लैंडस्लाइड की संभावना बढ़ गई है, तो वहां पर हम नेचुरली पेड़ों को लगा दें, घासों को लगाएं, ताकि वो मिट्टी को रिटेन करें, उसको बनाए रखें, उसको संगठित करें मृदा को, तो वो नेचुरल प्रोसेस है। एक तो ये हो गया। तीसरा देखो एक और, कि हम यहाँ पर जो रॉक्स, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर ये चट्टाने, ये वीक जोन है, देखो ये वेदरिंग की वजह से इस तरह से धीरे धीरे चट्टान कमजोर हो रही है, और हमने यहाँ पर स्लोप खड़ा कर दिया था, तो हो सकता है ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर ऐसे गिर जाए ये चट्टाने टूट टूट। तो हमने क्या किया, इसमें ये नेल्स लगा दी, इसे नेल्स कहते हैं, देखो ये नेल्स लगा दी, ऐसे बड़ी बड़ी कीले होती हैं, तो इस तरह से इसके अंदर फिट कर दिया जाता है, तो ये देखो ये सभी लेयर्स के अंदर से होती हुई यहाँ पहुंच गई, तो ये बांध देगी, इनको कॉम्पैक्ट रखेगी, तो लैंडस्लाइड की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। इसे नेल कहते हैं कि नेल, सॉइल नेल्स, जिसका यूज करके हम इसको रोक सकते हैं। तो ढाल पर ड्रेनेज थोड़ा बेहतर कर दें, ढाल पर इस तरह का अगर ज्यादा संभावना है तो इन नेल्स को लगाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर इसकी जो हमें जियोलॉजी है उसका पहले अध्ययन करना आवश्यक है, कि वहां की जियोलॉजिकल स्टडी करें, और अगर इस तरह का कोई ढाल है जहां क्षैतिज परतें हैं तो उसको पूरी तरह से हटा सकते हैं, या यहाँ पर बनाए नहीं, अगर बनाए तो इसके ऊपर के पूरे ढाल को आपको हटाना पड़ेगा, तभी आप लैंडस्लाइड को रोक सकते हैं। इसके बाद देखो ये वाला हो गया, रिटेनिंग वॉल हो गया, ये हो गया। अच्छा ये रहा, देखो ये भी रिटेनिंग वॉल ही है। इस तरह से देखो एक कपड़ा एक बनाया जाता है जिसे जियो टेक्सटाइल कहते हैं, देखो ये जियो टेक्सटाइल है, ये पूरा का पूरा, ये क्या करते हैं, इस तरह से कपड़ा पॉलीमर का होता है, इसको पूरा ऐसे बिछा देते हैं, जाली जैसा होता है, और इसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है। अब इसकी खासियत ये है कि ये अपने अंदर से पानी को तो जाने देता है लेकिन मिट्टी को नहीं जाने देता, तो इसकी कई लेयर बनाई जाती है, एक ये बिछा दिया, इसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाएगी, फिर उसको कॉम्पैक्ट कर दिया जाएगा, फिर उसके ऊपर एक और इस तरह की परत डाली जाएगी इसकी जियो टेक्सटाइल की, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाली जाएगी, और इस तरह से वो काफी कॉम्पैक्ट हो जाता है। और उसकी खासियत क्या है कि वो मिट्टी के कणों को अपने में से जाने नहीं देता, पानी को जाने देता, तो इस पूरी की पूरी जो आपका ढाल है उस पर मिट्टी है उसको कॉम्पैक्ट बनाए रखता है। दूसरा देखो ये ऐसे गिरने भी नहीं देगा, तो ये सॉइल को कॉम्पैक्ट बनाए रखता है, उसके अपरदन को रोकता है, तो उस जियो टेक्सटाइल कपड़े का भी यूज किया जाता है। आपको इसको रटना नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहा हूं कि ऐसी कुछ चीजें होती हैं, तो वहां पर जो शब्द भी आए आपको उसका अर्थ पता होगा तो लिखने में आसानी होगी। आपको ये डायग्राम नहीं बनाने हैं वहां, लेकिन अगर आपने इनको देखा होगा तो इन शब्दों का यूज करना आसान है। जैसे सॉइल नेल था, तो सॉइल नेल अब आपने देख लिया तो आराम से उसका शब्द का यूज कर सकते हो कि वहां सॉइल नेल का यूज कर सकते हैं हम। आप ये ढाल पर ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। हम स्लोप का जियोलॉजी का वहां अध्ययन करें, अगर स्लोप पर वहां पर क्षैतिज परतें हैं तो उनको हटाए जाने की आवश्यकता है, वहां पर रिटेनिंग वॉल लगाया जा सकता है, उसपे ड्रेनेज सिस्टम की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये शब्द आपने एक बार देख लिए तो आपको वहां पर रटना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से क्वेश्चन को लिख पाओगे। इसी तरह देखो लाइव क्रिप वॉल्स भी बोलते हैं, ये क्रिप वॉल्स क्या होती है, ये भी शब्द यूज किया गया है इस पेपर में है, जो टेक्सटाइल शब्द भी यूज किया गया था, और ये लाइव क्रिप वॉल्स भी हैं। ये क्या होती हैं, देखो इस तरह के सांचे बने होते हैं, या तो ये सीमेंट के इस तरह से बना दिए जाते हैं ढाल के सहारे यूं, या क्या किया जाता है लकड़ी के बना के ऐसे लगा दिए जाते हैं, बॉक्सेस टाइप के होते हैं, और इनके अंदर मिट्टी भर दी जाती है और इसके अंदर पौधे लगा दिए जाते हैं। तो अब मान लो कि ये दीवार है सामने, और उस पर हमने पूरा का पूरा इस तरह से ये बॉक्स बना दिए हैं, उनके अंदर मिट्टी डाल दी है, उनके अंदर पौधे लगा दिए हैं, तो अब वो जो पीछे उसके जो लैंडस्लाइड वाली चट्टाने थी उनके गिरने की संभावना कम हो जाएगी। इस तरह का बादल देखो, इस तरह का वो दिखाई देने लगा, ये स्लोप है, ये स्लोप पर लगाए गए थे पहले, इस तरह के लगाए थे, और बाद में देखो ये कंडीशन हो गई। तो अब ये सॉइल को कॉम्पैक्ट करेंगे, और ये पीछे की जो चट्टाने हैं या सॉइल है जो, उसका लैंडस्लाइड होने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि इसने ने मिट्टी को क्या कर दिया, संगठित कर दिया। तो इस तरह की जो आर्टिफिशियल मेथड है इसे बोलते हैं लाइव क्रिप, ये भी यूज किया जाता है। इसके बाद ढाल अगर ज्यादा हो तो इस तरह की टेरेसेस बना दी जाती हैं। मान लो कि क्या बहुत तेज ढाल है, तो आप उसको क्या करो, छोटे छोटे ऐसे ढालों में काट देंगे,
तो पानी की स्पीड बहुत कम हो जाएगी और पानी धीरे धीरे रिस रिस के नीचे की ओर जाएगा, तो इरोजन की संभावना कम हो जाएगी, लैंडस्लाइड की संभावना कम हो जाती है। तो बहुत तेज ढाला है तो उसको छोटे छोटे ढालों में काट दिया जाता है, इस तरह तो बोलते हैं टेरेसेस। तो ये भी किया जा सकता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या इसके प्रिवेंशन में क्या क्या हो सकता है, मिटिगेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं, वो मैंने दिखा दिया। अब पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, लैंडस्लाइड से पहले ही चेतावनी दी जाए। के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, सैटेलाइट का यूज कर सकते हैं। सैटेलाइट बता देगा कि भाई कल यहाँ चट्टाने थी, आज यहाँ पहुंच चुकी है, लैंडस्लाइड की संभावना है, मिट्टी धीरे धीरे खिसक रही है। लिडार टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी उपकरण आते हैं, जैसे उनमें से एक है इंक्लाइनोमीटर। इंक्लाइनोमीटर क्या बताता है, एंगल को बताता है। देखो यहाँ पर लिखा है, ढलान की स्थिरता मापने और प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करने में इंक्लाइनोमीटर जैसे उपकरणों को स्थापित किया जाता है। मिट्टी के अंदर लगाते हैं, ये सूचना देते हैं कि लैंडस्लाइड हो सकता है या नहीं। इसके अलावा उसके अंदर दबाव को नापने वाले भी कुछ उपकरण है, जो पूर के अंदर जो प्रेशर होता है उसको नापते हैं कि अगर प्रेशर बढ़ेगा इट मींस मिट्टी नीचे की ओर खिसक रही है, लैंडस्लाइड की संभावना है। तो इंक्लाइनोमीटर एंगल वगैरह को बताता है। ये प्रेशर को मापने वाले गेज होते हैं। ये गति संवेदक होते हैं, स्पीड को बताने वाले की स्पीड पहले की तुलना में बढ़ गई है तो वो बता देंगे। इस तरह के सेंसर्स होते हैं। तो इस तरह के आप उपकरणों को लगाकर, सैटेलाइट का यूज करके, आप लिडार टेक्नोलॉजी का यूज करके आप अर्ली वार्निंग दे सकते हैं। तो ये सब आपको टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम में आपको शब्द याद होना चाहिए, इंक्लाइनोमीटर, ये प्रेशर नापने वाला गेज, ठीक है। इसके बाद आपको ये लिडार टेक्नोलॉजी और रिमोट सेंसिंग उपग्रहों के बारे में। इसके अलावा देखो, वर्षा की तीव्रता और संचयी वर्षा की निगरानी करना। वर्षा अगर कहीं पर ज्यादा हो रही है तो लैंडस्लाइड की संभावना हो जाएगी, और खासकर उन क्षेत्रों में जहां पहले भी होता रहा है। आपको पता है कि ये हॉटस्पॉट है, इन क्षेत्रों में पिछले 10 सालों में या 20 सालों में इतनी बार लैंडस्लाइड हो गया है, और उसके बाद आपको ये चेतावनी मिलती है कि इन क्षेत्रों में भारी वर्षा हो सकती है। तो आपको पहले से उनको अर्ली वार्निंग देनी होगी, भाई भारी वर्षा होने वाली है 2-3 दिन में, यहाँ लैंडस्लाइड हो सकता है, आप अगर हो तो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। अर्ली वार्निंग दी जा सकती है। तो ये भी एक संभावना है। इसके बाद देखो, इंजीनियरिंग समाधान कौन से, जब अभी मैं आपको बता के रहा, ढलान स्थिरीकरण में रिटेनिंग वॉल मैंने आपको बता दिया, रॉक वॉल्स मैंने आपको बता दिया, वो सॉइल नेल्स, नेल्स मैंने भी बताया, दोनों सेम ही है, सॉइल नेल्स या बोल्ट हैं, दोनों अंदर में जो लगाते हैं। चट्टानों की गति को रोकने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। सेम है। अब आपको लिखना आसान हो जाएगा कि रॉक बोल्ट्स क्या है, सॉइल नेल्स क्या काम करती है, रिटेनिंग वॉल क्या करती है। तो आपको रटना नहीं है, आराम से आप लिख पाओगे। इसके अलावा देखो, झाड़ियां लगा सकते हैं, लाइव क्रिब वॉल्स जैसी तकनीकों का यूज करना, कि मैंने आपको ऊपर समझा दिया कि लाइव क्रिब वॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है। के अंदर आप सांचे लगा देते हो, उनके अंदर मिट्टी भर के और पौधे लगा देते हो, जिससे मिट्टी संगठित रहती है और लैंडस्लाइड की संभावना कम हो जाती है। इसके बाद ग्रेडिंग और टेरेसिंग। टेरेसिंग भी मैंने आपको बता दिया कि आप जो तीव्र ढाला है उसको कई टेरेसेस में काट देते हो, तो ये आपको आ गया। जल निकासी प्रणाली, ये भी हमने देख लिया कि ड्रेनेज सिस्टम अगर स्लोप का बेहतर होगा तो पानी उसमें ज्यादा इकट्ठा नहीं होगा, तो ग्रेविटी का प्रभाव उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए, और फ्रिक्शन भी उतना कम नहीं हो पाएगा। तो उसको लग रहा है कि इन क्षेत्रों में लैंडस्लाइड आता है, तो वहां पर उस स्लोप पर आप ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करो, पानी का कम से कम रिसाव हो। उसके बाद लैंड यूज की सबसे अच्छी प्रथाओं को यूज करो, जैसे मैंने भी आपको बताया कि आप स्लोप को बहुत ज्यादा तीव्र मत बनाओ, जो लैंड है आपकी, जो सरफेस है, उनको अपारगम में मत बनाओ, पानी को रिसने दो, रिस्क रिस्क के नीचे जाएगा, वरना क्या होगा, पानी सारा इकट्ठा होकर एक जगह जाएगा तो वो रन ऑफ बढ़ जाएगा सरफेस पर, इससे इरोजन बढ़ेगा, आगे जाके वही लैंडस्लाइड करवा देगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला ढलानों में बदलाव से बचना है। देखो यहाँ पर लिखा है, अवॉइड एल्टरिंग स्लोप्स, स्लोप्स को अल्टर मत करो, बदलो मत। लिमिटिंग इम्परवियस सर्फेसेस, मतलब जो अपारगामी सरफेस है उनको कम से कम रखो। डिजाइन प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम सही होना चाहिए, वरना जैसे मैंने रिटेनिंग वॉल के पीछे बताया था कि अगर पानी रिटेनिंग वॉल के पीछे इकट्ठा रहेगा तो सब कोलैप्स होकर नीचे गिर जाएगा। तो आपको आपको ये जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी बेहतर करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटिंग इरोजन कंट्रोल मेजर्स, आपको अपरदन को रोकने वाली विधियों को अपनाना होगा, ये मैंने आपको बताया। आप वन लगाओ, आप उसकी टेरेसिंग करो, कोई भी तरीके हैं उनके द्वारा आपको क्या करना है, आपको सोइल का इरोजन कम से कम। वनस्पति नियंत्रण देख ही लिया कि आप पेड़ लगाओ, घास लगाओ, वो सब। जैविक या अजैविक मतलब आप उनके ऊपर क्या करो, जहां पर मिट्टी पर कुछ भी नहीं है, वन नहीं है, वहां पर उसको ढक दो अवशेषों से, तो वो मल्चिंग बोलते हैं, कि मिट्टी को ढक देना कार्बनिक पदार्थों से, या यूं को फसलों के अवशेषों से जब ढक देते हैं उसको मल्चिंग कहते हैं। ठीक है। इसके बाद जल प्रबंधन हमने देख ही लिया कि आपको ड्रेनेज सिस्टम
ये थे आपके सारे के सारे क्या, इसको रोकने के और मिटिगेशन के तरीके। दूसरा ये भी है कि आप लोगों को ये चेतावनी दो कि जो क्षेत्र डिजास्टर प्रोन है, इससे लैंडस्लाइड प्रोन इलाके हैं, वहां पर वो बसने की कम से कम प्रयास करें, उन क्षेत्रों से दूर अपना घर बनाएं। तो ये सब आपको वहां पर करना होता है, वहां की जियोलॉजी का स्टडी आपको करना होता है कि जियोलॉजी का आपको पता होगा तो आपको ये भी आइडिया होगा कि कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जो लैंडस्लाइड प्रोन है। ये सारा आपको इसके अंदर प्रिवेंशन वाले टेक्निक। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। देखो, अगर लैंडस्लाइड की बात करोगे तो उसके मुख्य रूप से तीन ही प्रकार है। एक प्रकार तो देखो यहां पर लिखा है फॉल, दूसरा है फ्लो और तीसरा है स्लाइड। देखो फॉल के अंदर क्या होता है, चट्टाने मुक्त रूप से ऐसे गिरती। मान लो आपने कभी स्लोप पर देखा होगा तो चट्टाने टूटकर ऐसे लुढ़कती हुई ऐसे आती हैं, उसे क्या कहते हैं, फॉल कहते हैं। गिर जाना चट्टानों का ऐसे नीचे, तो बोलते हैं चट्टानों का मुक्त रूप से गिरना, फ्रीली जब वो चट्टाने गिरती हैं तो उसको फॉल कहते हैं। देखो यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर ये चट्टान थी, यहाँ पर नीचे ये तटीय क्षेत्रों में भी हो सकता है कि यहाँ पर काट रही थी लगातार लहरें, यहाँ पर क्या बन गया, एक खाली जगह बन गई, तो ग्रेविटी का प्रभाव बढ़ा तो इसने। और दूसरा यहाँ पर ये चट्टाने थी वो कमजोर हो गई थी, इनमें दरारें हैं, तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा ये रॉक ऐसे नीचे गिर गया। पहाड़ी ढलानों पर भी ऐसे हो सकता है कि देखो इस तरह से हो, अगर ये इस तरह से हो और यहाँ पर इस तरह का हो, यहाँ पर एक चट्टान का पहले टुकड़ा था यूं तरह से था, अब ये यहाँ पर इस दरार के सहारे इससे अलग हो गया और ये यहाँ से ऐसे गिरे, ये क्या बोलेंगे, ये फॉल कहेंगे। ये क्या हो गया, फ्रीली यहाँ पर गिर जाएगा। ये यहाँ पर भी हो सकता था कि ये इसको ना बना यहाँ से बना सकते थे इस जगह पर। ये मान लो कि ये पूरा का पूरा स्लोप ऐसा था, धीरे धीरे यहाँ पर अपक्ष की क्रिया हुई, वेदरिंग की क्रिया हुई, यहाँ पर धीरे धीरे एक दरार बन गई। दरार बनते बनते ये यहाँ पर इस तल के सहारे ये कमजोर हो जाएगा और धीरे धीरे यहाँ से ये अलग होने के बाद ग्रेविटी के प्रभाव में यहाँ से गिरेगा इस तरह, यहाँ पर इस सहारे लुढ़कता हुआ नीचे, इसे कहते हैं फॉल। तो जब कोई चट्टानी टुकड़ा फ्रीली ऐसे गिरता है नीचे, मुक्त रूप से गिरता है, तो उसे कहते हैं फॉल। ये सबसे तेज गति से होने वाला लैंडस्लाइड। दूसरा देखो कौन सा होता है, दूसरा इस तरह का होता है, ये स्लाइड को देख लेते हैं। स्लाइड का मतलब क्या, किसी कमजोर तल के सारे चट्टानों का ऐसे फिसल जाना, इसे बोलते हैं स्लाइड। जैसे हमने वो क्षैतिज चट्टानों वाला पढ़ा था कि एक के ऊपर दूसरे ऐसे क्षैतिज चट्टाने, तो उनके जो बीच का जो प्लेन था वो कमजोर होता है, प्लेन ऑफ वीकनेस जिसे कहते हैं, तो उसके सहारे जब पानी फ्रिक्शन को कम कर देगा तो ग्रेविटी उसको खींचेगी, तो इस तरह से वो चट्टाने फिसल जाती हैं, इसे कहते हैं स्लाइड। और ये दो तरह का होता है, एक ट्रांसलेशनल स्लाइड होता है, एक रोटेशनल स्लाइड होता है। अब ट्रांसलेशनल स्लाइड क्या होता है, जब चट्टाने इस तरह से सीधी सीधी ऐसे प्लेन के सहारे खिसक जाए तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशनल स्लाइड। देखो यहाँ पर इस डायग्राम में अगर आप देखोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो नीचे की चट्टाने हैं, यहाँ पर ये वाली, ये सारी की सारी मजबूत चट्टाने हैं, यहाँ पर ये कमजोर नहीं हुई है अभी। ये ऊपर वाली इस प्लेन के सहारे कमजोर हो गई, यहाँ पर ये प्लेन है अलग करने वाला, तो इसके सहारे ये चट्टान ऐसे नीचे खिसक रही है, इस प्लेन के सहारे इसके ऊपर यूं, तो इसे बोलते हैं स्लाइड। इस तरह को बोलते हैं ट्रांसलेशनल स्लाइड। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार इस वक्राकार प्लेन के सहारे यूं, ये देखो यहाँ पर ये कर्व्ड पाथ है इस तरह का, ये प्लेन जो है इस तरह से चापाकार है यूं, इस प्लेन के सहारे ये इस तरह से, जब इस यूं स्लंप होता है कर्व्ड पाथ के सहारे, वक्राकार प्लेन के सहारे, तब उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल स्लाइड। रोटेट होके ऐसे स्लाइड हो रहा है, ये रोटेट हुआ ना यूं, यहाँ पर ये रोटेट हुआ, तो ये जो जो प्लेन था जिसके सहारे ये फिसला, वो इस तरह से क्या था, वक्राकार था, चापाकार था। ऐसे स्लाइड को बोलते हैं रोटेशनल स्लाइड। देखो स्लाइड तो ये भी हो रहा है, लेकिन ये एक तो इस तरह का स्लाइड है, दूसरा यूं स्लाइड है, तो ये जो इस तरह का घूमकर स्लाइड है वक्राकार पथ के सहारे, इसे हम बोलते हैं रोटेशनल स्लाइड या स्लंप भी कह देते हैं। इस रोटेशनल स्लाइड का दूसरा नाम क्या है, स्लंप। तो एक फॉल हो गया जो फ्रीली फॉल करता है, दूसरा किसी प्लेन के सहारे चट्टानों का गति करना या फिसलना, उसे बोलते हैं हम स्लाइड। ये दो तरह का होता है, एक प्लेन के सहारे, दूसरा ऐसे वक्राकार पथ के सहारे, तो उसे हम बोलते हैं स्लंप। अब आता है इसके बाद का फ्लो। देखो फ्लो में क्या होता है, फ्लो के अंदर पूरा का पूरा जो ऊपर का जो मलबा होता है वो एक तरह से गाद के रूप में बहता है, एक तरल के रूप में बहता है, गाढ़ा लिक्विड हो जाता है, गाढ़ा तरल हो जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि बहुत ही डेंस फ्लूइड होता है, फ्लूइड की तरह, तरल की तरह बहता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा क्या होता है, बहुत ही गाढ़ा होता है। इसके अंदर मिट्टी होती है, चट्टानों के टुकड़े होते हैं, तो एक गाढ़े द्रव के रूप में जब ढाल के सहारे मलबा बहता है तो उसे
कहते हैं फ्लो। तो ये कई तरह का होता है, एक डेब्रिस फ्लो होता है जिसमें मलबा होता है, एक अर्थ फ्लो होता है, एक मड फ्लो होता है। जब बहुत महीन कण होते हैं तो उन्हें मड फ्लो कहते हैं। अब पूरी की पूरी जब लेयर ऐसे फ्लो करने लगती है तब हम उसको अर्थ फ्लो कहते हैं। तो डेब्रिस फ्लो, फिर मड फ्लो, फिर अर्थ फ्लो, ये कई सारे प्रकार हैं फ्लो के। और लास्ट में जो इसका सबसे जो धीमा प्रवाह है उसे हम कहते हैं क्रीप। क्रीप होता है वो बहुत धीमा होता है, आपको दिखता ही नहीं है, बहुत धीमे धीमे से वो आगे फ्लो करेगा, आपको नजर ही नहीं आएगा। आप उसको देखने के लिए ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये कहां से हो रहा है, जैसे ऐसे आपको नजर ही नहीं आएगा कि पूरी की पूरी जो ऊपर की जो लेयर है वो मूव कर रही है। अच्छा, क्योंकि एक साल में 1 सेंटीमीटर या कुछ मिलीमीटर, तो आपको इस तरह से पोल दिखाई देते हैं। अगर वहां पर कोई फेंसिंग है ना तो इस तरह से देखो, ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, तब आपको एहसास होगा कि अच्छा ये वाला जो ढलान पे मिट्टी है वो धीरे धीरे खिसक रही है ऐसे नीचे, ये ऐसे तिरछे हो जाएगा, पोल है वो टेढ़े नजर आने लगेंगे। यहाँ पर भी देखो, इस जगह पर भी, यहाँ पर जो ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट ऐसे लीन हो गया है, ठीक है? तो यहाँ पर इस तरह से आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, सीधा आपको नग्न आंखों से दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह का जो फ्लो होता है इसे कहा जाता है क्रीप। ये होता है बहुत धीमा फ्लो जिसको हम लैंडस्लाइड के अंदर शामिल नहीं। तो लैंडस्लाइड के अंदर क्या क्या शामिल किया था हमने कि क्रीप को छोड़कर जितने भी तरह का मूवमेंट स्लोप पर हो रहा है उसे हम कह देते हैं लैंडस्लाइड। और जब क्रीप को भी शामिल कर लेते हैं तब इसको बोलते हैं मास मूवमेंट, बृहद संचलन। तो ये थे इसके पूरे के पूरे प्रकार जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहां पर अगर बात करें तो मेजर 3 ही है, फॉल है, स्लाइड है और फ्लो। यहां पर फ्रीली गिरता है मलबा, यहां पर चलता है किसी प्लेन के सारे, वीक प्लेन के सारे, यहां पर पूरा का पूरा फ्लूइड के रूप में, गाढ़े फ्लूइड के रूप में, तरल के रूप में ढाल पर बहने लगता है मलबा, या पूरे की पूरी लेयर अर्थ की, या गाद के रूप में, तो उसे मड फ्लो कह देते हैं। और कभी कभी ज्वालामुखी जो पर्वत होते हैं उनके सहारों पर भी, यहां पर जब ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं तो बहुत तेज बारिश होती है। एक तो वहां पर क्या हुआ, कंपन हुए, भूकंप जैसी स्थिति आ गई, दूसरी वर्षा बहुत ज्यादा हुई, उसकी वजह से जब मलबा उसके ढाल के सहारे बहने लगता है तो उसे लहर बोलते हैं, LAHAR, लहर। तो ज्वालामुखी क्षेत्रों से संबंधित जो इस तरह का फ्लो होता है, डेब्रिस फ्लो होता है, उसे लहर कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। इतना था आपका पूरा का पूरा लैंडस्लाइड का टॉपिक। तो अगर इसको हम रिवाइज करें लैंडस्लाइड के टॉपिक, तो लैंडस्लाइड में होता क्या है कि जब ढाल के सहारे पृथ्वीय बल के प्रभाव में, ग्रेविटी के प्रभाव में मलबे का, चट्टानों का, मिट्टी का प्रवाह होने लगता है तो उसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं। और जब लैंडस्लाइड के अंदर हम इंक्लूड करते हैं तो उसमें क्रीप को छोड़कर सभी तरह के मूवमेंट को शामिल किया जाता है। मास मूवमेंट के अंदर क्रीप से लेकर सभी तरह का मूवमेंट शामिल होता है, इसलिए मास मूवमेंट और लैंडस्लाइड में थोड़ा अंतर। फिर हमने उसके कारणों को देख लिया। सबसे पहला कारण हमने देखा था कि स्लोप का जब एंगल बढ़ जाता है तो ग्रेविटी का मान बढ़ जाता है। वो दो कारणों से हो सकता है, या तो हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बना रहे हैं उसकी वजह से हम मानव जनित कारणों से स्लोप को बढ़ा देते हैं, या नेचुरल रूप से स्लो आपकी अंडर कटिंग की वजह से, रिवर की वजह से वहां पर स्लोप खड़ा हो जाता है। फिर रेनफॉल की वजह से, स्नो मेल्टिंग की वजह से भी ये हो जाता है। तीसरा वहां पर हमने देखा था कि वहां की चट्टानी संरचना भी प्रभावित करती है, वहां की उच्चावच पर प्रभावित करती है। फिर वहां पर हमने देखा माइनिंग हो जाए, अर्थक्वेक हो जाए, डिफोरेस्टेशन हो जाए, इन वजहों से भी लैंडस्लाइड हो जाता है। फिर हमने रोकने की विधियां देखी। हमने सबसे पहले तो अर्ली वार्निंग सिस्टम है कि लोगों को बचाया जा सके। हमने इंक्लाइनोमीटर को देखा, के अंदर हमने प्रेशर नापने वाले गेज को देखा, गति को मापने वाले सेंसर्स को देखा, लिडार देखा, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का हम उसके अंदर यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम आए ढाल को स्थिर करने के लिए रिटेनिंग वॉल बना सकते हैं, उसके अंदर ड्रेनेज को बेहतर कर सकते हैं, सॉइल नेल्स का यूज कर सकते हैं, बोल्ट का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मैंने कई सारे तरीके बताए थे जिसके अंदर हमने वहां पर सांचों को लगा के उनके अंदर मिट्टी को भर दिया था, वो लगा सकते हैं, मल्चिंग कर सकते हैं, पेड़ों को लगा सकते हैं, ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करें, वहां की जियोलॉजी का स्टडी करें, और जहां पर लग रहा है कि जहां पर ज्यादा प्रोन इलाके हैं वहां पर कंस्ट्रक्शन करने से बचें, या वहां पर पूरे के पूरे ढाल को हटाएं अगर वहां पर क्षैतिज चट्टाने हैं तो उन क्षेत्रों में प्रोजेक्ट्स को लगाने को रोकें जिन क्षेत्रों में ज्यादा लैंडस्लाइड की संभावना है वहां पर। तो ये सारे अगर हम उपाय करेंगे तो लैंडस्लाइड को कुछ हद तक प्रिवेंट और मिटिगेट किया जा सकता है। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ हमें देखना होगा कि टाइप कितने, तो टाइप 3 थे, एक फॉल था, एक आपका स्लाइड था, और एक आपका फॉल था।
होल, स्लाइड और फ्लो। होल के अंदर मुक्त रूप से गिरता है, स्लाइड के अंदर फिसलता है और फ्लो के अंदर गाढ़े द्रव के रूप में। ये पूरा का पूरा आपका लैंडस्लाइड का टॉपिक था, 5 मिनट में आपका कंप्लीट हो। तो इसको आपको देखना है, अभी मॉनसून सीजन है, अभी मंडी में कल हुआ लैंडस्लाइड। अब आगे भी इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी, तो आपको नजर बनाए रखनी है और कारणों को खुद से जाना। आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई बुक पढ़िए, सब समझ में आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।